नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। महाराष्ट्र के पालघर के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीती रात हुई 2 साधुओं की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। आज सुबह बुलंदशहर के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद 2 साधुओं के शव मंदिर में ही मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। उद्धव ठाकरे ने साधुओं की हत्या पर चिंता जताई है। दूसरी तरफ इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साधुओं की हत्या के मामले में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके जांच की मांग की है। हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में साधुओं की हत्या के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के सामने आना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस और शिवसेना के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या अत्यंत पीड़ाजनक है। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या करने वाले हत्यारे अर्धविक्षिप्त मुरारी को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। लेकिन जो लोग भी इस बुलंदशहर के हत्याकांड से पालघर की तुलना करके पालघर के पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि पालघर में पुलिस की उपस्थिति में निर्दोष साधुओं की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके बाद साधुओं को चोर साबित करने का घृणित प्रयास किया जा रहा था। पालघर की और बुलंदशहर की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है। पालघर एक आपराधिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना ही चाहिए। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी शुरू होने के बीच कई जगहों से हंगामे और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिन लोगों की घर वापसी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, उनका गुस्सा फूटने लगा है। एक ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के कोटा से आई, जहां घर वापसी का इंतजार कर रहे बिहार के छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार ने फिलहाल अपने छात्रों की वापसी का कोई इंतजाम नहीं किया है। विरोध की दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत से आई, जहां फंसे मजदूरों ने घर वापस भेजे जाने की मांग पर हंगामा शुरू कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। बिहार के कुछ लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर ये कह रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ के सभी जिलों सभी स्टेटों के छात्र यहाँ से चले गए, लेकिन बिहार सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, हमारे माँ बापों से मिल नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने उनको समझाइश भी की। समझाइश करने के बाद में वो चले गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस प्रकार एकत्रित होना उनका कृत्य सही नहीं था। इस संबंध में थाना पर एक मुकदमा भी दर्ज किया है, इसकी जाँच चल रही है। वहीं सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों ने जल्द गांव भेजने की मांग पर जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने लॉकडाउन के बावजूद उनसे काम करवाने का आरोप लगाया और कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और मजदूरों को समझाने की कोशिश में जुट गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूरत की तस्वीरें हैं। सूरत में दरअसल फंसे हुए मजदूरों ने हंगामा किया और जिस जगह पर ये मजदूर रह रहे थे, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की है। आप देख रहे हैं किस तरह से खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं और इन मजदूरों की मांग यही है कि उन्हें वापस गांव भेजा जाए। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच अपने समर्थकों के साथ सदर बाजार इलाके में पहुंचे मंत्री इमरान हुसैन पर केजरीवाल सरकार ने सफाई दी है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो एक मंत्री के तौर पर दौरे के लिए वहां पहुंचे थे। एक दिन पहले केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पूरे काफिले के साथ सदर बाजार इलाके पहुंचे थे। बताया गया कि उनके काफिले में एसडीएम और एडीएम समेत दूसरे अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल थी। इस दौरान जब वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने मंत्री इमरान हुसैन से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा, तो उनकी पुलिस के साथ बहस शुरू हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। केजरीवाल सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर बचाव किया है। बताया है इसको कि यह आधिकारिक दौरा था मंत्री का।
आप देखिए इतने आदमी लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने मेरे सारे आपके साथ हैं। आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, आपकी मैंने वजह कहा से। इतना खड़ा होने दो। क्या होता है, अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं तो सरकार भी काम कर रही है। वो अपने काम पर थे, विजिट पे थे। अब ऐसे मैं भी कहते हैं जगह जगह जाता हूँ। कल भी मैं क्वारंटाइन सेंटर गया था। कल कहते लॉकडाउन तो हो गई है, ये थोड़ा होता है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लॉकडाउन का उल्लंघन थोड़ा कह सकते हैं। अभी सरकार की सारी मशीनरी काम कर रही है, तो वो अपने काम पर थे। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने तो घर वापसी का इंतजाम नहीं होता देख नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना में भी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोटा और दूसरी जगहों पर फंसे छात्रों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटा में बिहार के जो छात्र फंसे हैं वो तो लगातार विरोध कर ही रहे हैं इस बात का कि नीतीश सरकार उनको वापस नहीं बुला रही है। पर ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं, जहां प्रदेश के भीतर मौजूद लोगों ने भी अब कोटा से बिहार के छात्रों को वापस बुलाने के लिए नीतीश सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। बिहार में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने केंद्र की ओर से छूट मिलने पर ही मजदूरों और छात्रों की वापसी का इंतजाम करने की दलील दी, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया और नीतीश सरकार पर लॉकडाउन का बहाना बनाने का आरोप लगा दिया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं। आरजेडी ने फिर मांग की है कि नीतीश कुमार बाहर फंसे श्रमिकों और छात्रों को वापस लाएं। सारे प्रदेशों की सरकारें इस संवेदनशील मामले के लिए इतनी प्रयत्नशील हैं, तब बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं का इस समय ये रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। घर घर जांच हो रही है, जैसे किसी ज़माने में प्लस पोलियो के लिए टीका अभियान चलता था या जांच होती थी, उसी तर्ज पर जांच हो रही है। लगभग 1/3 आबादी की अब तक जांच हो चुकी है। जो श्रमिक बाहर फंसे हैं उसके लिए दिल्ली में, बिहार भवन में सचिवालय की तरह से कार्य चल रहा है। हम लोग स्वयं हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो फंसे लोग हैं उनकी मदद में लग रहे हैं। नहीं, आप लोग मदद में लग रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल ये भी पूछ रहे हैं ना कि यूपी सरकार अपने श्रमिकों को और छात्रों को ले जाने की घोषणा कर चुके, बहुत लोगों को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र और राजस्थान के सीएम के बीच बातचीत हुई है कोटा के छात्रों को लेकर। नीतीश कुमार वापस लाएंगे कि नहीं अपने लोगों को? मुख्यमंत्री ने कल स्पष्ट शब्दों में, मुख्यमंत्रियों की जो वार्ता संवाद हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं संक्रमण को रोकने के लिए और सावधानी बरतने के लिए, उससे बंधे हुए हैं। केंद्र सरकार अगर इस विषय में कोई छूट लाकर प्रयास करती है तो वो उसका पालन करेंगे। बिहार में नीतीश सरकार से बार बार सवाल उठ रहा है कि श्रमिक मजदूरों और छात्रों को वापसी के लिए कोई पहल वो क्यों नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा हैं। क्या मांग है? कल की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के लॉकडाउन का वो पालन कर रहे हैं। देखिए, ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर मैं कहूँ कि लॉकडाउन का पालन कर रहे होते, क्या कुछ मजदूर चल के नहीं चले गए पटरियों पे चल के? क्या आपने रसूखदार लोगों के बच्चों को नहीं बुलवाया? आपके सिस्टम ने बुलाया। आप लॉकडाउन को एक फसाड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी राज्यों ने बुलाया, क्या उस पर कोई केंद्र की प्रतिक्रिया हुई? तल्ख नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में संभवतः छात्र, खैर गैर रसूखदार छात्र, चाहे वो कोटा में या कहीं भी हों, और प्रवासी मजदूर कहीं नहीं। ये लॉकडाउन संवेदनाओं के साथ भी हो सकता था, लॉकडाउन का पालन संजीदगी के साथ भी हो सकता था। मुआफ़ी के साथ कहता हूँ, जहाँ बाकी राज्यों ने काफ़ी संजीदगी दिखाई और जितनी प्रिवेंशन हो सकता था उसको करते हुए कि पहले आप टेस्टिंग कर लीजिए, फिर अलग अलग बसों में ले जाइए, क्या ये संभव नहीं था हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से? लॉकडाउन के बीच अपने गांव के लिए निकले 10 मजदूर करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से जयपुर पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि सख्ती के बावजूद इन मजदूरों को कहीं रोका नहीं गया।
गुजरात से काफ़ी संख्या के अंदर लेबर्स को बस के जरिए लाया गया, अपने अपने इलाकों में भिजवाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पैदल भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बड़बड़ बुहाना से। हाँ, बड़बड़ बुहाना से। कहाँ से आए आप? बड़बड़ बुहाना से। जा कहाँ रहे हैं? झालावाड़। झालावाड़ पैदल जा रहे हैं? हाँ। पैदल क्यों जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं सर, अब साधन तो है ही नहीं, कैसे जाएं? 5 दिन से आप लगातार पैदल चल रहे हैं? हाँ, पैदल ही चल रहे हैं खाने सर। पीने का क्या इंतजाम है? खाने पीने का सर ये मिल जाता है नहीं रास्ते में। देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ दूसरे राज्यों में जो फंसे मजदूर हैं उनको लाया जा रहा है, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो पैदल भी चल रहे हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर एक जगह गए हुए थे काम करने के लिए और वहाँ से अब झालावाड़ जा रहे हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। हालांकि ज़रूरी ये है कि प्रशासन के लिए जो स्टेट्स के अंदर फंसे हुए हैं उन मज़दूरों को भी निकालने का इंतज़ाम करना चाहिए। कैमरा मनीष के साथ हनी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के मजदूर और छात्र भी वापस पहुंचने लगे हैं। लखनऊ में मेडिकल जांच के बाद सरकारी बसों के जरिए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। मैं इस समय जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में हूं और लखनपुर में बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स और लेबर को यहां पर पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके घरों में भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें यहां पर तैनात हैं। किसी को भी बिना मेडिकल के स्क्रीनिंग के जहां से नहीं आगे जाने दिया जा रहा। प्रशासन की ओर से जहां पर बसेस का अरेंजमेंट किया गया, आप देख सकते हैं लाइनों में लोग जहां पर बैठे हुए हैं और पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। पूरी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या लेबरर्स हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठे किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से इनकी जांच होने के बाद बसेस में इनको इनके घरों की ओर रवाना किया जाता है। पूरी मेडिकल जांच होने के बाद इन लोगों को जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा और जो अलग अलग ज़िलों के हैं वहाँ पर जाकर इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद ही ये लोग अपने अपने घरों में पहुँचेंगे। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर से काफ़ी लोग जो थे वो बाहर फंसे हुए थे, जैसे कोटा में बच्चे थे, उनका भी एक ग्रुप जो है आज जम्मू में पहुंचा है। इसी तरह लेबरर के लोग हैं, जहाँ बाहर जो काम कर रहे थे वो लोग फंसे हुए थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर आना शुरू हो गया है। वापस लाने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनपुर। बच्चों को लेने के लिए हमारी 15 बसें गई थी जो आज हमने रिसीव की हैं वापस। इसमें 369 के लगभग स्टूडेंट्स हमने रिसीव किए हैं और 213 बच्चे जो है श्रीनगर बाउंड थे, जो 8 बसेस में हमने अभी आपके सामने रवाना कर दिए। इनमें 5 करगिल के वो लोग बच्चे भी हैं जो प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं, जो पहले से यहाँ पर स्टैंडर्ड थे, जिन्होंने 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा कर लिया। और ये सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे कोटा से आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। कोरोना वायरस से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। कोरोना से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से मरने वालों में 80% मरीज सिर्फ 5 राज्यों से है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। कोरोना से मरने वालों में 40% मरीज महाराष्ट्र से हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों में 17% मरीज गुजरात से हैं। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 12%, दिल्ली में 6% और राजस्थान में 5% है। देश भर में कोरोना से मरने वाले 80% मरीज इन 5 राज्यों से ही हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत तेज है और वहां कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां अब तक 8,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में दूसरा नंबर गुजरात का है, जहां अब तक 3,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीते कुछ दिनों में गुजरात में मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर चुकी है, जबकि चौथा नंबर राजस्थान का है। यहाँ अब तक कोरोना के 2,200 से अधिक मरीज सामने आए हैं। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से मरीजों की संख्या 2,000 को पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। एक दिन पहले ही नोएडा में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पहले से ही सील है। पिछले 24 घंटे में बेवजह घर से बाहर निकलने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 175 गाड़ियों का चालान किया गया है।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। गौतम बुद्ध नगर मूर्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार चेकिंग हो रही है। जिस तरीके से बीते कल हमने देखा था कि गौतम बुद्ध नगर जिले में 14 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, उसके बाद यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। खुद डीसीपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, रणविजय, डीसीपी रणविजय जो कि गौतम बुद्ध नगर के हैं। और देखिए रणविजय सिंह किस तरीके से एक शख्स के पास नहीं है और इसे कह रहे हैं कि ये वापस जाएं, इन्हें गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके की चेकिंग यहाँ पर चल रही है। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, खुद आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के एसएचओ मौजूद हैं, और लगातार हर एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से आप ये देखें कि ये गाड़ी जो है इसको चेक किया गया, अब एक और गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, बाकायदा उनका पास यहाँ पर चेक किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लॉकडाउन के नियम हैं उसको लेकर के काफ़ी सख्ती बरत रहे हैं, और प्रयास ये है कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ ना पाया जाए। जो हमारे अभी जैसे मास्क लगाना है, सबको मास्क लगा कर घूमना है, कोई भी 144 के आदेशों का उल्लंघन ना हो, ये सब इंश्योर हम लोग लगातार करा रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटे में लगभग 6 ऐसे FIR अभी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, उसमें लगभग 14 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उसी प्रकार लगभग अराउंड 175 व्हीकल्स हम लोगों ने चालान किए हैं, और उसमें से 3 सीज भी हुआ है। खबर दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल से है, जहां नाराज सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें दूसरे कर्मचारियों को PPE किट दी जाए। अम्बेडकर अस्पताल में अब तक 26 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसी के बाद अब सफाई कर्मचारी PPE किट की मांग कर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारियों का ये प्रदर्शन, अम्बेडकर अस्पताल की तस्वीरें, ये सफाई कर्मचारी PPE किट देने की मांग कर रहे हैं। ये नर्सों को भी प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, न सफाई कर्मचारियों को प्रोटेक्शन दे रही है, न गार्डों को प्रोटेक्शन। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को रोकने पर पुलिस वाले के साथ मारपीट की गई। दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे घर से बाहर टहल रहे लोगों को पुलिस ने लाठी दिखाकर अंदर जाने को कहा, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो पुणे में पुलिस से ही हाथापाई की गई, और ये तब जब बाहर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी करते हुए अंदर जाने को कहा, और ऐसे में गुस्साए लोगों ने उस पुलिस वाले के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। ये देखिए, ये अजीब सी तस्वीर है, पुणे से आ रही है। देखिए कितनी बेरहमी के साथ इस पुलिस वाले को पीटा जा रहा है, और इस पुलिस वाले का सिर्फ इतना कसूर है कि ये लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को कह रहा था। ये लोग बिना किसी कारण के बाहर घूम रहे थे, और ऐसे में ये पुलिस वाला इन्हें समझाता हुआ लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहा था, लेकिन इसी दौरान इन लोगों के साथ इस पुलिस वाले की झड़प के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के अंबाला में कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार पर पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। बाहर से लाकर गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार का गांव वालों ने विरोध किया और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस दौरान डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आखिर में मामला शांत होने पर महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार का गांव वाले विरोध कर रहे थे और इस दौरान ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल बाहर से लाकर, हरियाणा के अंबाला में बाहर से लाकर गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार जो हो रहा था उसका गांव वालों ने विरोध किया, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की और इस दौरान डीएसपी समेत कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस को लाठीचार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आखिर में मामला शांत हुआ और इसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार कराया जा सका। इन तस्वीरों में लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ किस तरह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बवाल किया। यहाँ एक सस्पेक्टेड कोरोना डेथ हुई थी, इसके सैंपल भेजे हुए थे और सस्पेक्टेड कोरोना डेथ में जिसका संस्कार के लिए जो डेजिग्नेटेड शमशान घाट था वो इस गांव का था। यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए थे और यहाँ के गांव के लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए यहाँ गांव के 200-400 आदमी इकट्ठे हो गए। इनको समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने, जिन्होंने पुलिस की टीम पे, डॉक्टरों की टीम पे
और हमला किया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े। जिनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की इस लड़ाई में यूथ कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दिल्ली के रायसीना रोड पर बने यूथ कांग्रेस के दफ्तर को मास्क बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली दफ्तर और अन्य राज्यों के दफ्तर में बने मास्क को मिलाकर 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस लोगों के बीच मास्क के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी गोलियां और फल भी बांट रही है। कोरोना के चलते जो लोग दिल्ली में फंसे हैं उन तक यूथ कांग्रेस राशन पहुंचा रही है, खाना भी पहुंचा रही है। और इस वक्त आप देखिए कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर के ठीक बाहर यहाँ पर स्टॉल जो लगा है, यहाँ रोज खाना बांटा जाता है, पैकेट दिया जाता है। लेकिन आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है यूथ कांग्रेस ने कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्रूट भी देंगे और उनको विटामिन सी की गोलियां भी देंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। कोरोना से लड़ने के लिए कहा यह जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। श्रीनिवास हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये आप दवाइयाँ और फ्रूट किस लिए दे रहे हैं लोगों को? कुछ एजड लोग हैं, उन लोग के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो उनको इम्यूनिटी बढ़ना है, इसीलिए विटामिन सी टैबलेट और बनाना बीच में 2 दिन में एक बार किसी किसान ने हमको प्रोवाइड किया था बनाना, इसीलिए इन लोग के लिए हमने प्रोवाइड करने का काम हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए ये यूथ कांग्रेस का नया इनिशिएटिव है। विटामिन सी की गोलियां दे रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है कोरोना से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ जरा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी जो कैंपेन है उसके तहत यहाँ पर कोरोना के खिलाफ किसी को भी भूख लगी हो तो वो फूड बैंक जो यूथ कांग्रेस का है वहां पर आ सकता है। हरियाणा के पंचकुला में लॉकडाउन के बीच घर में अकेले रह रहे एक 78 साल के बुजुर्ग का जन्मदिन खास बनाने के लिए पुलिस ने उन्हें सरप्राइज दिया। पुलिस की टीम केक के साथ बुजुर्ग के घर पहुंच गई और उनसे दरवाजे पर आकर केक काटने की गुजारिश की। कुछ हिचकिचाने के बाद बुजुर्ग ने केक काटा और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। पुलिसकर्मियों के इस खूबसूरत अंदाज को देखकर बुजुर्ग भावुक होकर रो पड़े। Thank you, you made my day. Thank you, you made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear uncle. Happy birthday to you. Thank you, you made my day. वाकई में हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने एक मिसाल पेश की। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग से अस्पताल का बंदोबस्त करने जा रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में सिर्फ कोरोना मरीजों के इलाज का बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ 185 बेड के साथ साथ 100 वेंटिलेटर भी लगाए जाएंगे। इसी अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड का एक अलग से सेंटर बनाया जाएगा। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव है तभी उसे यहाँ भर्ती करके उसका इलाज कराया जाएगा। तो कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में एक नया अस्पताल जो पूरी तरह से कोरोना के मरीजों के लिए ही होगा।